अस्सलाम वालेकुम। हमने आईबीडी स्टार्ट किया हुआ था और नाउ विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ देम। तो वी डिस्कस्ड अबाउट के वो होते क्या हैं, उनकी पैथोजेनेसिस वगैरह हमने डिस्कस की थी, रिस्क फैक्टर्स डिस्कस किए थे, डिफरेंसेस थोड़े से देखे थे उनके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स को आपने इस तरह से याद करना है कि देखें, अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये हमारी नॉर्मल इंटेस्टाइन इस तरह से सेल्स थे, ठीक है। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या हो गया कि वहाँ पे जो अल्सरेशंस इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है, और अल्सर्स बन गए हैं। इन्फ्लेमेशन हो गई है, अल्सर्स बन गए हैं, इन्फ्लेमेशन हो गई है, अल्सर्स बन गए हैं, ठीक है। इस तरह से जो है ना हमारी इंटेस्टाइन का हाल हो जाएगा। तो अब देखें, जब इस तरह से होगा ना तो वहाँ पर अल्सर्स बने हुए हैं ना, तो अल्सर्स का आपको पता होगा कि वो क्या करवाते हैं कि अल्सर्स जब पूरी वो लेयर्स हमारी इंटेस्टाइनल वॉल की ख़राब हो जाएंगी तो नीचे ब्लड जो है वेज़ल पड़ी होगी, उसको जब वो मतलब इस तरह से करके ना वो करेंगे, वेज़ल को डैमेज करेंगे तो उसमें से ब्लड लीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर्स, वहाँ पे हमें जो डायरिया मिलेगा पेशेंट के अंदर वो ब्लडी होगा, ठीक है। और उसमें म्यूकस भी आ रहा होगा, म्यूकस जो है वो भी आ रहा होगा। तो ऐसे पेशेंट्स जो है वो कंप्लेन करेंगे कि हमारी जो फीकल मैटर है, ठीक है, जो डायरिया हमें हो रहा है, क्रोनिक डायरिया हो रहा है, वो ब्लडी है और इसमें म्यूकस आ रहा है, ठीक है। और साथ में ऑब्वियसली पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगी। अब डिफरेंसेस मतलब देखें कौन सी चीज़ें इन दोनों में सेम है। क्रोहन्स डिजीज़ में और अल्सरेटिव कोलाइटिस में कौन सी चीज़ें सेम है कि दोनों में एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट आएगा, दोनों में पेशेंट का वेट लॉस हुआ होगा क्योंकि क्रोनिक हिस्ट्री होगी, ठीक है। इंटेस्टाइन की नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो रही होगी ना, तो वेट लॉस ही होगा पेशेंट का, एब्जॉर्प्शन तो उसकी प्रॉपर हो नहीं रही होगी, ठीक है। पेशेंट फटीग के साथ आएगा, दोनों में थका हुआ होगा, स्वीयर डायरिया के साथ आ रहा होगा। लेकिन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्रॉनिक ब्लडी डायरिया होगा अलॉन्ग विद द म्यूकस, जबकि क्रोहन्स में आपको ऐसा जो है वो नहीं मिलता, ठीक है। ब्लडी डायरिया जो है वो नहीं मिलता। और इसके साथ साथ क्या है कि इसकी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है ना, इसमें आपको जो बाकी फीचर्स मिल सकते हैं उसमें आप यहाँ पे नोट कर लें कि आपको एनोरेक्सिया पेशेंट के साथ पेशेंट एनोरेक्सिया के साथ आएगा, मलेज के साथ, वेट लॉस के साथ, फीवर के साथ, टेकीकार्डिया हुआ होगा और पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन के साथ पेशेंट आ सकता है। लेकिन मेन फीचर्स इसके यही हैं कि एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होती है, ब्लडी डायरिया होता है, ठीक है। अब होगा क्या कि देखें, जो होता है ना, ये कभी कभार पेशेंट जो है कॉन्स्टिपेशन के साथ भी आ सकते हैं ना। अब जो आपने एक बात याद रखनी है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना वो वाटर एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हमारी वो फूड के एब्जॉर्प्शन मेनली कर रही होती है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो कोलॉन को इन्वॉल्व कर रहा होता है, जहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन होनी होती है, ठीक है। कोलॉन हमारी जो है वो ख़राब हो जाएगी तो वाटर की जो एब्जॉर्प्शन होगी, मतलब यहाँ पे जब नॉर्मली फूड की मोटिलिटी नहीं हो रही होगी, फूड आराम आराम से जा रहा होगा, तो एक्सेसिव वाटर की एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी। जब स्लो मूवमेंट होगी ना, आराम आराम से फूड जा रहा होगा, तो एक्सेसिव वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो कभी कभार पेशेंट जो है कॉन्स्टिपेशन के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, बट दिस डिपेंड्स अपॉन द वाटर इनटेक एंड द डाइटरी हैबिट्स ऑफ द पेशेंट्स, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिपेशन उस पर डिपेंड कर रही होती है। तो कभी कभार ये नहीं आपने सोचना कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है मतलब आईबीडी है तो पेशेंट कॉन्स्टिपेशन के साथ है तो हो ही नहीं सकता कॉन्स्टिपेशन। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कॉन्स्टिपेशन की प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इट। तो इसकी वजह से जो आपने मेजर चीज़ याद रखनी है, टॉक्सिक मेगाकोलोन हो जाता है। टॉक्सिक मेगाकोलोन जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें डिस्टेंडेड बाउल हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ये कि एडिनोकार्सिनोम ऑफ द कोलॉन होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स में दोनों में एडिनोकार्सिनोम ऑफ द कोलॉन हो सकता है। लेकिन हम ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में कार्सिक कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो ये बात नहीं होती। कोलॉन को ज़्यादातर अल्सरेटिव कोलाइटिस इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे ज़्यादातर ये वाली डिजीज़ होती है, इस वजह से हम कहते हैं कि एडिनोकार्सिनोम ऑफ द कोलॉन है। अदरवाइज़ क्रोहन्स जो है मोस्टली इलियोसिकल रीजन को इन्वॉल्व करता है, तो वहाँ पे तो कार्सिनोमा ऑफ द कोलॉन को हम एज सच नहीं कंसिडर कर सकते ना। इस वजह से हम कहते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा एडिनोकार्सिनोमा का होता है, लेकिन इक्वल होता है इंसिडेंस, ठीक हो गया। अगर क्रोहन्स भी एडिनोकार्सिन अगर कोलॉन को इन्वॉल्व करेगा तो वहाँ पे भी कैंसर का रिस्क उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। एक्स्ट्रा कोलॉनिक मैनिफेस्टेशंस में ये सारी आती हैं, तो आपने इनको माइंड में रखना है कि पेशेंट को पायोडर्मा गैंग्लियोडिज्म हो सकता है, रिदमा नोडोजम वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पेशेंट के। आपने स्किन लीजन्स नोट करने हैं, जॉइंट्स को देखना है,
स्किन को देखना है, आई को देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस इसकी हैं, यूवीआइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, आई को देखना है, कंजक्टिवाइटिस के साथ पेशेंट आ सकता है, ठीक है। और अगर प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस के साथ पेशेंट आ सकता है। तो आपको समझ आई कि हमने जो है पेशेंट का एंसा क्यों करवाया, हमने पेशेंट्स के एलएफटीज क्यों करवाए, क्योंकि ये लिवर की इन्वॉल्वमेंट भी कर रहा होता है, ठीक है। थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स हो सकते हैं, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, मतलब जॉइंट्स को, आइज़ को, स्किन को, ये जो है लिवर को, इस तरह की चीज़ों को ये इन्वॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अब मैं इसकी आपको ना फिगर दिखा देती हूँ जो डेविडसन की है। ये डेविडसन की जो है वो फिगर है जिसमें आपको सारी ये दिखाई हुई है कि एक्टिव फेज़ में क्या होता है और जो अनरिलेटेड टू इन्फ्लेमेटरी बाउल एक्टिविटी। अब ये देखें, कंजक्टिवाइटिस के साथ पेशेंट आएगा, आपने ऊपर से लेकर नीचे तक क्या क्या नोट करना है ऐसे पेशेंट्स में। कंजक्टिवाइटिस नोट करना, आइराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, माउथ अल्सर्स। माउथ अल्सर्स किस में होंगे, क्रॉन्स में होंगे, ठीक है। फैटी लिवर ऐसे लोगों में हो सकता है, लिवर एब्सेस बन सकती है, तो आपने एलएफटीज करवाने हैं, ठीक है, एलएफटीज करवाने हैं ऐसे लोगों के, ठीक है। और पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है, वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है। ये देखें किस किस को ये इन्वॉल्व कर रहा है। लार्ज जॉइंट आर्थराइटिस हो सकता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस। अरिथमा नोडोसम के साथ पेशेंट, आपने स्किन लीजन्स पेशेंट के नोट करने हैं, ठीक है। पायोडर्मा गैंग्रियोनाजम है, ठीक है, जिसमें गैंग्रीन का केस हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। और ये देखें, ये जो अनरिलेटेड टू इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ एक्टिविटी में पेशेंट को ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है। ऑटो इम्यूनिटी है ना यहाँ पे, एक तरह की इन्फ्लेमेटरी इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है। प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, कोलेंजियोकार्सिनोमा, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में मोस्ट कॉमन होता है, ये भी याद रखना है आपने। गॉलस्टोन्स हो सकते हैं पेशेंट को, मेलोडोसिस और ऑक्जेलेट कैलकुलाई, ठीक है। ये आपका जो है, अगर सिनेरियो में ऐसे आता है ना कि पेशेंट को जो है किडनी स्टोन्स हैं, तो आपने फिर भी सोचना है इन दोनों को, ठीक है। और फिर सेक्रोइलाइटिस जो है ना, ये क्रॉन्स में ज़्यादा होता है, ये आपने याद रखना है। प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस किस में था, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। और सेक्रोइलियाटिस या एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये क्रॉन्स में होता है, ठीक है। और मेटाबॉलिक बोन डिजीज़, तो ये सारी जो है ना आपकी क्लिनिकल फीचर्स हैं जो आपने माइंड में रखनी है और याद रखनी है। अब ऐसे लोगों में हम इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे, तो इन्वेस्टिगेशंस आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस की और क्रोहन्स की दोनों की सेम होंगी, ठीक है। तो आपने इनको पॉइंट्स की फॉर्म में इसकी इन्वेस्टिगेशंस याद रखनी है। नंबर 1 पे आप सीबीसी करवाओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो है ना क्या होता है, क्रोनिक ब्लड लॉस हो रहा होता है पेशेंट का ब्लडी डायरिया की वजह से, तो इट विल रिजल्ट इन द आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो है वो किस में होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस में या क्रोहन्स में, तो आपको याद होना चाहिए कि वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में होगा। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आप ईएसआर और सीआरपी करवाओगे जो कि रेज्ड होगा, जैसे कि सिनेरियो में अभी आपने देखा था। पी एंसा पॉजिटिविटी किस में होगी, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। और जो दूसरा था एस का, ठीक है, वो किस में होगा, क्रॉन्स डिजीज़ में, ठीक है। तीसरा हो गया। फिर स्टूल कल्चर्स आप करवाते हो। स्टूल कल्चर्स जो होते हैं, ये एक्चुअली आप ये करवाते हो कि पेशेंट डायरिया के साथ आ रहा है, तो आप ये कंफर्म करोगे कि कहीं इसको इन्फेक्टिव डायरिया तो नहीं है, ठीक है, जो कि मोस्टली मैंने आपको बताया कि जो सी डिफिसाइल होता है इन्फेक्शन, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, उसकी वजह से होता है, तो आपने वो माइंड में रखना है। तो टू एक्सक्लूड द इन्फेक्टिव कॉजेज़ ऑफ कोलाइटिस, ठीक है, तो आपने स्टूल कल्चर भी करवा लेना है कि वो कहीं पॉजिटिव ना आ जाए। तो आप अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन सोच के बैठे हो, जबकि उसको जो डायरिया हो रहा है वो किसी इन्फेक्टिव कॉज की वजह से है, ठीक है। फिर आप जो है वो प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे करवाते हो, तो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में लेड पाइप अपीयरेंस मिलती है, मैं आपको इसकी फिगर दिखा दूंगी, ठीक है। और जो क्रॉन्स डिजीज़ होगी उसमें रेडियोलॉजी में आपको क्या मिलेगा, स्ट्रिंग साइन मिलेगा, ठीक है। और फिर आप जो है 6 नंबर पे आप करवाते हो कोलोनोस्कोपी भी करवा सकते हो, सिग्मोइडोस्कोपी करवा सकते हो, एंडोस्कोपी करवा सकते हो, ठीक है। ये तीनों चीज़ें होती हैं, फ्लेक्सिबल भी होती हैं, रिजिड भी होती हैं, ठीक है। तो कोलोनोस्कोपी करवा दोगे तो ये आपको ये बहुत आपका जो है ना, मैं कहती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ठीक है। कोलोनोस्कोपी ये आप पेशेंट्स में करवाते हो, तो इससे आपको पता चल जाता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली द कॉज, ठीक है। तो ये जो है आप एक्यूट सीवियर अटैक में नहीं करोगे, लेकिन वैसे आप इसको करते हो, वैसे पेशेंट स्टेबल हो जाएगा तो फिर आप करवा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो मैं आपको बताऊंगी वो ये कि इसमें आप करवाते हो, ये 6 हो गई, 6 आपने टोटल 9 याद रखनी है, ठीक है। 6 हो गई। उसके बाद आता है 7th वाला जो मैं आपको बताऊंगी, वो है फीकल, ठीक है। फीकल मैटर के अंदर ना आपको क्या मिलेगा, कैल्प्रोनेक्टिन जो है, ये आपकी डेविडसन की चीज़ है, ये आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है, ठीक है।
पॉइंट्स की फॉर्म में यहाँ पे होता है, इजीली याद हो जाता है। फीकल कैल्प्रोनेक्टिन जो होगी ये हमारी ज़्यादा हुई होगी आईबीडी में, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में आपको ये ज़्यादा मिलती है। ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन के दौरान ही एक चीज़ होती है कैल्प्रोनेक्टिन जो इंक्रीज़ हुई होती है इन केस ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। ठीक है, लेकिन जो आगे एक चीज़ होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, सॉरी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, उसमें जो कैल्प्रोनेक्टिन होती है ये कम होती है। तो ये कैल्प्रोनेक्टिन आपको ये बताती है कि पेशेंट जो है वो आईबीएस का है या आईबीडी का है। ठीक है, तो ये होगी आपकी 7th इन्वेस्टिगेशन। 8th इन्वेस्टिगेशन आपकी होती है सीटी। ठीक है, और 9th इन्वेस्टिगेशन होती है आपकी एमआरआई। ठीक है, और 10th इन्वेस्टिगेशन आपकी होती है ये आपकी, हाँ 10 इन्वेस्टिगेशंस हैं, हाँ वो होती है आपकी अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड होती है, हाँ 10 इन्वेस्टिगेशंस हैं। अब सीटी जो है, सीटी का पूरा नाम है कोलोनोग्राम। ठीक है, सीटी कोलोनोग्राम। और एमआरआई जो है ये आपका है इंटेरोग्राफी। ठीक है, सीटी कोलोनोग्राम और एमआरआई इंटेरोग्राफी। ठीक है, ये आपने नोट कर लेनी है। इसके अलावा आप 11th नंबर पे अगर मैं आपको बताऊं तो आप बेरियम स्टडीज़ भी करवा सकते हो, बेरियम एनेमा के थ्रू आप जो है चेक कर सकते हो। तो सारी आपने इन्वेस्टिगेशन याद रखनी है। सीबीसी है, ईएसआर, सीआरपी है, पीएनसा और एनका है, जो एस का है वो आपने करवा लेने हैं। स्टूल कल्चर्स करवा लेने हैं, प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, कोलोनोस्कोपी, फीकल कैल्प्रोनेक्टिन अल्ट्रासाउंड और इसके अलावा बेरियम स्टडीज़। ये सारी आपकी तकरीबन 10 to 11 हो जाती हैं। तो ये आपने दोनों के केसेस में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा क्रोहन्स डिजीज़। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन दोनों की कॉमन थी। क्रोहन्स डिजीज़ में जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उसमें मैंने आपको बताया कि डायरिया तो पेशेंट हो रहा होगा, वाटरी डायरिया के साथ पेशेंट आएगा, उसी तरह कॉलिक की पेन के साथ आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ब्लड म्यूकस वगैरह नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो होती है, इसमें मैंने कॉम्प्लिकेशंस आपको इन द फॉर्म ऑफ वो जो फिगर है वो आपको दिखा दी थी, वही कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन यहाँ पे फीचर्स एंड फिस्टुलाज बनते हैं, ये इसका डिफरेंट चीज़ है। जो डिफरेंट चीज़ है वो आपने याद रखनी है। फिस्टुला फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑक्सलेट जो रीनल स्टोन्स आपको मिल सकते हैं पेशेंट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि पेशेंट के अंदर ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्रोहन्स डिजीज़ में क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस हो रही है। ठीक है, अब ये जो वॉल्स हैं इंटेस्टाइन की, इनकी फाइब्रोसिस हो चुकी है। अब जब हमारी नॉर्मल वॉल्स थी उनके अंदर से तो ये एब्जॉर्प्शन हो रही थी ना, हमने जो भी फूड खाया हुआ था, जो भी हमारी न्यूट्रिशन डाइट थी उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही थी। लेकिन अब फाइब्रोसिस की वजह से ये जो नॉर्मल एब्जॉर्प्शन है ये नहीं होगी। ठीक है, नॉर्मल एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसके अंदर, क्रोहन्स डिजीज़ में या अल्सरेटिव कोलाइटिस में, किस में जो है एब्जॉर्प्शन खराब होगी, तो वो हमारी क्रोहन्स डिजीज़ होगी। क्यों? क्योंकि फाइब्रोसिस हो चुकी है, वॉल्स की ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन हो गई है, सारे के सारे सेल्स खराब हो गए जिन्होंने एब्जॉर्प्शन करवानी थी। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगी? नहीं होगी ना। तो इस वजह से जो क्रोहन्स डिजीज़ होगी उसमें जो मेजर मैनिफेस्टेशन होगी जो कि डिफ्रेंशिएट करेगी इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस से क्लिनिकल फीचर्स में, वो है कि इसमें मैल एब्जॉर्प्शन होगी। पेशेंट जो है वो स्टीरोडिया के साथ आएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ पेशेंट को विटामिन B12 की मैल एब्जॉर्प्शन हो सकती है, पैराविनेशियस एनीमिया हो सकता है, बिकॉज ये जो है दूसरे को भी इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ओवरऑल जो है एब्जॉर्प्शन हो रही है। और प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी होगी ड्यू टू मार्क लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो अब आपको पता चला वो जो हमने सिनेरियो देखा था उसमें एल्ब्यूमिन भी कम हुआ था, 2.5 हुआ था आई थिंक। ठीक है, नॉर्मल से कम हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था, प्रोटीन लूजिंग इन जो है इंटेरोपैथी होगी हुई थी। ठीक है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसे लोगों में न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, ऐसे लोग ग्रोथ रिटार्डेशन के साथ होंगे क्योंकि इनमें मैल एब्जॉर्प्शन हो रही है। जो जो वो खाना खा रहे हैं वो तो उनका एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस वजह से क्रोहन्स डिजीज़ में आपने नहीं बोलना कि ऐसे लोगों की आपने जो है वो मतलब एब्जॉर्प्शन हुई होगी, ऐसे लोगों का एल्ब्यूमिन लेवल कम हुआ होगा इस तरह से। तो अब ऐसे लोगों जब आपके पास आएंगे तो आप हिस्ट्री लोगे पेशेंट से, तो उनसे पूछोगे कि आपको जो डायरिया हो रहा है, इसमें जो ब्लड आ रहा है ये कितनी ड्यूरेशन से हो रहा है, कब से हो रहा है, तो क्रोनिक हिस्ट्री होगी। डाइट पूछोगे, डाइट आपकी कैसी थी, आप फैट इंटेक तो ज़्यादा नहीं लेते थे, आप स्मोकिंग तो नहीं करते थे। ठीक है, इस तरह से। फिर आप उनसे पूछोगे फैमिली हिस्ट्री, उनसे पूछोगे। ठीक है, उनकी ड्रग हिस्ट्री पूछोगे कि आप कोई ऐसी ड्रग्स तो यूज़ नहीं करते थे जिसकी वजह से नॉर्मल फ्लोरा आपका डिस्टर्ब हो गया हुआ, मतलब उनको तो नहीं आपने कहना, लेकिन उनसे एंटीबायोटिक्स का पूछना है। ठीक है, इसमें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनकी बाउल हैबिट्स कैसी हैं।
ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इस तरह सब कुछ आपने पूछा, ब्लीडिंग का पूछा, या आप हिस्ट्री इस तरह से लोगे ऐसे लोगों की। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने एनीमिया के लिए लोगों को चेक करना है, उनका पैलर चेक करना है, उनके कंजक्टिवा को खोल के उनकी लिप्स के ऊपर सारा, उनके हाथों के ऊपर, ठीक है, पैलर नोट करना है, उनका वेट नोट करना है, वेट लॉस के साथ होंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के पेशेंट्स, उनके न्यूरोलॉजिकल साइंस देखने आपने, जो कि यहाँ पे साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे क्रॉन्स डिजीज़ के केस में। इसके अलावा उनकी ओरल कैविटी को आपने एग्जामिन कर रहा होना जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में, जिसमें आपको एफ्थस अल्सर्स मिलेंगे, ठीक है। अनीमिया के साइंस आपने देख लिए, स्किन पिंचिंग करके आपने देख ली, ठीक है। इसके साथ साथ आपने उनकी ओवरऑल जो है वो फिज़िकल अपीयरेंस देख ली, उनकी जो एंथ्रोपोमेट्री कर ली, जिसमें जो है उनका होगा, ठीक है। तो ये इसकी जो है ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं ये देखिए सारी सेम ही हैं, ठीक है। एस का पॉजिटिव होगा बस यहाँ पर, तो ये है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। अब हमने जो है इनके बारे में सारा पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशंस हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिए हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में आपके पास सबसे पहले जो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये कि आपकी कौन सी ड्रग्स इसमें जो है फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स आप इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में जो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी वो आपने याद रखनी है। सबसे पहले जो आपका आता है इसमें वो होते हैं आपके ASA, ठीक है। ASA मीन्स अमाइनो सैलिसाइक्लेट्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके आते हैं स्टीरॉइड्स, या आपने जो है इसी तरह याद करने हैं। तीसरे नंबर पे आपके होते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, ठीक है। चौथे नंबर पे आपके होते हैं एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, सॉरी, चौथे नंबर पे जो आपका होता है आफ्टर थायोप्रीन्स, वो यहाँ पे आपने नोट कर लेना है, दीज आर योर मिथोट्रेक्सेट, ठीक है। और पाँचवें नंबर पे आपका होता है साइक्लोस्पोरीन, ठीक है। फिर जो है सिक्स्थ नंबर पे आपका होता है एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एजेंट्स, ठीक है। सेवन्थ नंबर पे जो आपने याद रखना है वो एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हैं। और एंटी डायरियल एजेंट्स भी आप देख सकते हो, ठीक है, एंटी डायरियल एजेंट्स। तो ये 8 हैं, आपने इसी तरह याद करना है। सबसे पहले आपके हैं जो है एमाइनोसाइक्लिसेट्स, सैलिसाइक्लेट्स हैं, फिर स्टीरॉइड्स हैं, फिर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं जिसमें आपके ज़ाथियोप्रीन है, दूसरे फिर मैंने आपको बताया कि मेथोट्रेक्सेट है, और फिर आपका साइक्लोस्पोरीन है, ठीक है। और फिर एंटी TNF हैं, और फिर आपके एंटीबायोटिक्स हैं, और लास्ट पे आपके एंटी डायरियल एजेंट्स हैं। तो ये आपने सबसे पहले याद करना है कि कौन सी ड्रग्स हमने देनी है, ठीक है। फिर मैं इनमें आपको थोड़ी सी बातें बताऊं कि सबसे पहले तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जनरल मेजर्स लोगे कि आपने उसको कहना है कि आपने डाइट अच्छी करनी है, ये वो स्मोकिंग नहीं करनी है, एक्सेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एमाइनोसाइक्लिसेट्स, सैलिसाइक्लेट्स जो है उसमें जो आपका होता है ना, ये आपका होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, ये आपने याद रखना है। सैलिसाइक्लेट्स जो होते हैं ये क्रॉन्स डिजीज़ के लिए इतने अच्छे वैल्यूएबल नहीं है, जबकि जो ये है अल्सरेटिव कोलाइटिस उसके लिए हम इनको यूज़ करते हैं, जिसमें आपका जो है वो मीसैलाजीन होता है और सल्फासैलाजीन होते हैं। ये आपने ड्रग्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं माइनोसैलिसाइक्लेट्स, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है जो हमने पैथोजेनेसिस में देखी थी, उनमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो रोल है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन रुक जाती है, ठीक है। तो इनका ये रोल होता है। नेक्स्ट आपका जो स्टीरॉइड्स है, स्टीरॉइड्स भी आपको पता है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है इनका। अब ये जो है ये आप क्रॉन्स डिजीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो स्टीरॉइड्स हैं इनको आप IV भी दे सकते हो, ओरल भी से दे सकते हो, और टॉपिकल भी दे सकते हो। IV मीन्स कि अब अगर फॉर एग्जांपल आपको एकदम से एक्यूट अटैक आएगा किसी पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस का या क्रॉन्स का, तो आप उसको इसको स्टीरॉइड्स की फॉर्म में जल्दी जल्दी दे सकते हो उसको, उसकी जो है जान बचाने के लिए, ठीक है। तो स्टीरॉइड्स जो होते हैं एक्यूट केस में आपका बहुत ज़्यादा इनका एक्यूट फ्लेयर्स में होता है, मेंटेनेंस थेरेपी पे इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब मैंने आपको बताया कि ASA जो है, पेशेंट आपके पास अल्सरेटिव कोलाइटिस का आया तो स्टेप वाइज थेरेपी के अकॉर्डिंग आप उनको सबसे पहले ASA लोग दोगे ना, ठीक है। लेकिन अगर एक्यूट अटैक है तो फिर आप स्टीरॉइड्स दोगे। लेकिन क्रॉन्स डिजीज़ का जो फर्स्ट आपका होगा चॉइस वो होगी स्टीरॉइड्स, ठीक है। और स्टीरॉइड्स में भी जो आप देते हो वो ब्यूटेसोनाइड होता है। ब्यूटेसोनाइड जो होता है ना, इसका फ़ायदा अदर से ये होता है कि ये जो होता है ना इसका फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, ठीक है, वो इसका जो है वो ज़्यादा होता है,
ठीक है। मीन्स कि ये जो होता है ना, लिवर में जाने से पहले ही इसकी जो है वो मतलब मेटाबॉलिज्म वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से इसके सिस्टेमिक साइंस जो हैं, सिस्टेमिक्स जो होते हैं वो प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस वजह से जो है ना, ये आपकी प्यूरिसराइड जो होता है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आप यूज़ कर रहे होते हो इन केस ऑफ क्रॉन्स डिजीज़ स्टार्टिंग ड्रग, ठीक है। और अगर उनसे फ़ायदा नहीं होता फिर आप हाइड्रोकॉर्टिसोन या प्रेडनिसोलोन की तरफ जाते हो, लेकिन ब्यूटेसिनाइड आप देते हो। अब ऐसे लोगों में आपको पता है जो स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं, उनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि उनकी बोन्स जो होती हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं ड्यू टू मतलब जो है, फिर हम उनको क्या देते हैं, उनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स इसके साथ देते हैं, ठीक है। और विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो है वो लाजमी देने होते हैं स्टेरॉइड्स लेने वाले पेशेंट्स को, ठीक है। फिर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एक इम्यून मेडिएटेड फिनोमिना चल रहा है, ठीक है, तो उसको हमने रोकना है, ठीक है। इम्यून मेडिएटेड फिनोमिना चल रहा है, वो सारा हमने याद आ रहा है आपको, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, वो सब कुछ। तो आपने उस इम्यूनिटी को रोकना है, वो जो वहाँ पे इम्यूनिटी एग्जैजुरेटेड फॉर्म में हुई है उसको रोकना है। तो उसके लिए आप इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स यूज़ करोगे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले आप एज़ैथ्रोप्रिन यूज़ करते हो, ठीक है। ये टी सेल्स की एपोप्टोसिस करवा देते हैं, वो जो वहाँ पे तंग कर रहे होते हैं, ज़्यादा एग्जैजुरेटेड रिस्पॉन्स शो किया तो उनको मार देते हैं ये पकड़ के, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसका ये होता है, जो चीज़ें बता रही हूँ उनके ऊपर फोकस करना है, बस ये जो बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं इनको ऐसा जो है फोकस नहीं करना आपने, ठीक है। एज़ैथ्रोप्रिन जो है ये आप स्टेरॉइड्स के साथ कंबाइंड वे में देख सकते हो, लेकिन स्टेरॉइड्स के मैंने आपको बताया मेंटेनेंस थेरेपी में आप इतना यूज़ नहीं करते। फोर्थ में आपका जो है मेथोट्रेक्सेट है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। और फिफ्थ में आपको पता है साइक्लोस्पोरीन है, साइक्लोस्पोरीन भी टी सेल्स को इनहिबिट करता है। तो इस तरह से जो है ये आपके इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स जो है वो आप फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर पेशेंट जो है वो उनसे भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा इम्यूनोमॉड्यूलेटर से, तो फिर आप एंटी TNF देते हो, जो आपको पता है वो टी सेल्स से आगे वाला सिलसिला शुरू हो गया, जहाँ पे मैक्रोफेजेस हमारे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज़ कर रहे थे, ठीक है। तो उसको एक्चुअली आपने इनहिबिट करना है, एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को। तो उसके लिए आप जो ड्रग्स यूज़ करते हो उनका नाम आपने याद रखना है, इन्फ्लिक्सीमैब है और एडेलीम्यूमैब है। ये हम फर्स्ट लाइन थेरेपी में क्यों नहीं यूज़ करते, हम शुरू में भी तो एंटी TNF यूज़ कर सकते हैं। इनका मसला ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रग्स होती हैं, तो इस वजह से हम इनको लास्ट पे रखते हैं, ठीक है। तो ये भी इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करते हैं और इन्फ्लेमेटरी सेल्स की एपोप्टोसिस करवाते हैं, और फिर जो है इनका जो है ये होता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया सेवन्थ नंबर पे एंटीबायोटिक्स आप देते हो। एंटीबायोटिक्स में आई थिंक हाँ सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हो, इस तरह से करके। और ये उस केस में होता है जब सेकेंडरी वहाँ पे क्योंकि इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो वहाँ पे अगर सेकेंडरली कोई इन्फेक्शन हो गया तो उस केस में हम देते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और फिर एंटी डायरियल एजेंट्स भी आप कभी कभार देते हो, जिसमें लोप्रामाइड वगैरह जो है वो यूज़ करते हो। तो ये आपने ट्रीटमेंट जो है इसके ड्रग्स आपने याद करने हैं। अब जो बाकी का पार्ट है ना वो मैं नेक्स्ट से करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो गई है रिकॉर्डिंग।